नमस्ते। तारीख है 17 जनवरी 2026 और जगह है असम। इस दिन असम में कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उससे कई कई ज्यादा बड़ा है। एक पल के लिए सोचिए, 10,000 से भी ज्यादा कलाकार एक साथ एक ही लय में थिरक रहे हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं है। नहीं, ये दशकों के संघर्ष के बाद मिली शांति का एक जीता जागता ऐलान है। ये हाशिए पर रखी गई एक पूरी संस्कृति का मेन स्ट्रीम में एक बहुत ही शानदार आगमन है। ये कहानी है मेगा बागुरुम्बा की, एक ऐसा आयोजन जो 17 जनवरी 2026 को इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा है। आज हम एक ऐसे सांस्कृतिक आयोजन की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ नाच गाने का एक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐलान है, एक जश्न है और एक पूरे क्षेत्र की तकदीर बदलने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं आने वाले मेगा बागुरुम्बा कार्यक्रम की। जरा सोचिए, हजारों कलाकार एक ही ताल पर एक साथ थिरकेंगे और इतिहास रचने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज इस शानदार प्रदर्शन के पीछे की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, वो ये कि आखिर कैसे एक पारंपरिक लोक नृत्य जो पीढ़ियों से गांवों में किया जाता रहा है, अचानक वर्ल्ड स्टेज पर शांति और शक्ति का इतना बड़ा सिंबल बन जाता है। कैसे एक समुदाय जिसने दशकों तक संघर्ष और हिंसा का दौर देखा, आज अपनी संस्कृति, अपने डांस के जरिए दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बना रहा है। चलिए इस पूरी पड़ताल में हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज इस विषय को समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह आयोजन कितना बड़ा है, इसका पैमाना क्या है। फिर हम बोडोलैंड की आत्मा में उतरेंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे। इसके बाद हम बोडोलैंड के इतिहास को देखेंगे, उस संघर्ष से शांति तक के मुश्किल सफर पर नजर डालेंगे। फिर हम समझेंगे कि इस तरह के प्रदर्शन के पीछे की राजनीति क्या होती है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब बोडोलैंड के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक डांस फेस्टिवल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक सांस्कृतिक दावे का जबरदस्त प्रदर्शन है और इसका पैमाना, इसकी विशालता ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह जाती है। ये नंबर देखिए जरा, 10,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गुवाहाटी के सरुसजई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक साथ एक समय पर 10,000 से ज्यादा कलाकार बागुरुम्बा नृत्य करेंगे। हाँ, इसका एक सीधा मकसद तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन ये नंबर सिर्फ एक रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर है। ये बोडो समुदाय की एकता, उनकी संगठन क्षमता और अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने पूरी शान से रखने की उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए, एक पूरा स्टेडियम रंग और लय से भर जाएगा। अब यहाँ जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि इस आयोजन के मकसद कई लेवल पर हैं। गिनीज रिकॉर्ड तो बस एक हेडलाइन है जो सबका ध्यान खींचती है। असल में ये कार्यक्रम 2020 में हुए ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते की सफलता का एक जीता जागता सबूत है। ये दुनिया को दिखा रहा है कि देखिए, शांति समझौते काम करते हैं। ये दशकों के संघर्ष और अनिश्चितता के बाद बोडो समुदाय के बढ़ते हुए सांस्कृतिक आत्मविश्वास का भी एक शानदार प्रदर्शन है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये बोडो संस्कृति को असम और पूरे भारत की मुख्यधारा की सांस्कृतिक पहचान में शामिल करने का एक बहुत ही सोचा समझा प्रयास है। चलिए अब इस पूरे कार्यक्रम की आत्मा तक चलते हैं, यानी खुद बागुरुम्बा नृत्य। अगर हमें इस आयोजन के महत्व को समझना है तो हमें इस डांस को समझना होगा। इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी कोरियोग्राफी क्या कहती है और इसका संगीत इतना खास क्यों है। तो बागुरुम्बा है क्या? इसे प्यार से बटरफ्लाई डांस या तितली नृत्य भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पुराना बोडो लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति एक लोक कथा से जुड़ी है, जिसमें दमचिक्कपा नाम की एक पौराणिक स्त्री ने प्रकृति में प्रेम और खुशी को देखकर इस डांस को बनाया था। ये डांस सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये बोडो समुदाय का प्रकृति के साथ जो गहरा अटूट रिश्ता है उसे दिखाता है। ये डांस उनके जीवन चक्र, उनकी खेती और उनके त्योहारों का एक अभिन्न अंग है। बागुरुम्बा की असली खूबसूरती इसकी कोरियोग्राफी में है। ये एक तरह का मिमेटिक डांस है, मतलब इसकी हर एक हरकत, हर एक मूवमेंट प्रकृति की नकल करती है, प्रकृति से प्रेरणा लेती है। जब डांसर अपने शॉल, जिसे जोमग्रा कहते हैं, को फैलाकर धीरे धीरे लहराती हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे हजारों रंग बिरंगी तितलियां एक साथ अपने पंख फड़फड़ा रही हों। लेकिन बात सिर्फ तितलियों की नहीं है। इस डांस में आपको हवा में लहराते पौधों की नरमी दिखेगी, नदी के बहाव की तरलता महसूस होगी और यहाँ तक कि जंगल के दूसरे पक्षियों और जानवरों की चाल की भी नकल की जाती है। ये प्रकृति की एक जीती जागती कविता है।
तो इस खूबसूरत डांस को संगीत कौन देता है? बागुरुम्बा के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो अपने आप में बेहद खास हैं। इनमें सबसे जरूरी है सिभुंग। ये 5 छेदों वाली एक लंबी बांस की बांसुरी है। इसकी खासियत यह है कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 सुरों के बजाय 5 सुरों वाला पेंटाटोनिक स्केल पैदा करती है और ये संगीत की शैली बोडो संस्कृति को चीन और पूर्वी एशिया की संगीत परंपराओं से जोड़ती है। तो ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बल्कि बोडो पहचान का एक बहुत बड़ा मार्कर है। इसके साथ होता है खाम, जो एक लंबा ढोल है और डांस की धड़कन उसका रिथम तय करता है। और फिर है सेरजा, जो वायलिन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है और धुन में एक गहराई भरता है। और सोचिए, ये पूरा नजारा पारंपरिक पोशाकों के बिना तो अधूरा ही रहेगा। डांसर जो मुख्य पोशाक पहनती हैं उसे दोखना कहते हैं। यह अक्सर पीले रंग का होता है। ये पीला रंग कोई मामूली रंग नहीं, ये वसंत में खिलने वाले सरसों के फूलों और लहलहाती फसल का प्रतीक है। फिर आता है ज्वमग्रा। ये वो खास शॉल है जिसे फैला के तितली के पंखों जैसा प्रभाव पैदा किया जाता है। और एक होता है अरुनाई, एक छोटा स्कार्फ जो बोडो संस्कृति में सम्मान और मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो ये कपड़े सिर्फ पहनावा नहीं है, ये अपनी पहचान को धागों में बुनने जैसा। अब हम उस ऐतिहासिक संदर्भ पर आते हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं है बल्कि ये दशकों के संघर्ष से निकलकर शांति की राह पर चल पड़े बोडोलैंड की यात्रा का एक बहुत बड़ा उत्सव है। ये टाइमलाइन उस जबरदस्त बदलाव को साफ साफ दिखाती है। देखिए, 20वीं सदी का आखिरी दौर और 21वीं सदी की शुरुआत बोडोलैंड के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर उग्रवाद, हिंसा और अनिश्चितता का दौर था। लेकिन फिर तारीख आती है 27 जनवरी 2020। ये एक ऐतिहासिक दिन था जब तीसरा और सबसे व्यापक बोडो शांति समझौता हुआ। और अब 2026 में हम मेगा बागुरुम्बा देख रहे हैं। ये एक पूरी पीढ़ी का सफर है, संघर्ष से उत्सव तक का सफर। ये अपने आप में एक असाधारण कहानी। तो सवाल उठता है कि इस 2020 के शांति समझौते में ऐसा क्या खास था जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इसकी कुछ मुख्य बातें समझते हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र को ज्यादा स्वायत्तता दी गई और इसका नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी BTR रखा गया। इसे कई प्रशासनिक अधिकार दिए गए। इसके अलावा इलाके के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया। और शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि 4000 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में वापसी की। यही समझौता वो मजबूत राजनीतिक नींव है जिस पर आज मेगा बागुरुम्बा जैसा शानदार आयोजन खड़ा हो पा रहा है। अब चलिए अपने विश्लेषण का दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन न होकर एक राजनीतिक और रणनीतिक औजार भी है। यहाँ कल्चर यानी संस्कृति, स्टेटक्राफ्ट यानी कूटनीति का एक रूप बन जाती है। ये जो लाइन है ये इस पूरी बात का सार है। मेगा बागुरुम्बा शांति समझौते की एक विजुअल रैटिफिकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया को दिखाकर पुष्टि कर रहा है कि शांति सिर्फ कागजों पर नहीं हुई है बल्कि जमीन पर एक हकीकत बन चुकी है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो ऊर्जा, जो संसाधन, जो युवा शक्ति पहले संघर्ष में लगी थी, अब वही ऊर्जा अपनी संस्कृति को बचाने और उसे दुनिया के सामने पेश करने में लग रही है। इसी को एक्सपर्ट्स पीस डिविडेंड या शांति का लाभांश कहते हैं। मतलब शांति स्थापित होने के बाद मिलने वाले ठोस सामाजिक और सांस्कृतिक फायदे। ये स्लाइड असम सरकार की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति की ओर इशारा करती है। मेगा बागुरुम्बा कोई अकेला या अचानक होने वाला कार्यक्रम नहीं है। अगर हम पैटर्न देखें तो 2023 में मेगा बिहू का आयोजन हुआ था जिसने मुख्यधारा की असमिया पहचान को मजबूत किया। 2025 में झुमुर बिनिंदिनी का प्लान है जो चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित करेगा। और अब 2026 में मेगा बागुरुम्बा बोडो समुदाय पर केंद्रित है। तो ये एक पैटर्न है जहां राज्य सरकार अलग अलग जातीय समूहों के साथ जोड़ने के लिए, उन्हें एक बड़ी पहचान के तहत लाने के लिए और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इस्तेमाल कर रही है। तो अब ये सवाल भी मन में आता है कि आखिर 10,000 डांसर को एक ही ताल पर एक साथ नचाना कैसे मुमकिन होता है। इसका जवाब है कैस्केड ट्रेनिंग मॉडल। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। देखिए, सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक स्टैंडर्ड डांस रूटीन तैयार किया। फिर उस रूटीन को सिखाने के लिए 400 मास्टर ट्रेनर्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद ये मास्टर ट्रेनर्स अपने अपने जिलों में वापस गए और वहां उन्होंने हजारों कलाकारों को वही रूटीन सिखाया। और आखिर में ये सभी 10,000 से ज्यादा कलाकार गुवाहाटी में सामूहिक अभ्यास के लिए इकट्ठा हुए। ये मॉडल सिर्फ डांस सिखाने का तरीका नहीं बल्कि राज्य की संगठनात्मक क्षमता का भी एक जबरदस्त प्रदर्शन है।
अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये सांस्कृतिक आयोजन अकेले नहीं हो रहा, बल्कि इसके साथ साथ उस इलाके में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हो रहा है। ये विरासत और विकास की एक जुड़वां कहानी है जो एक साथ लिखी जा रही है। ये एक और बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए। ये काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की लागत है, जिसकी नींव भी इसी कार्यक्रम के दौरान रखी जा रही है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की एक बेहतरीन कोशिश है। ये एलिवेटेड सड़क काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरने वाले ट्रैफिक को जानवरों के रास्ते से ऊपर ले जाएगी, जिससे न सिर्फ इंसानों का सफर आसान होगा, बल्कि वन्यजीव भी सुरक्षित रहेंगे। और विकास की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मौके पर इस क्षेत्र की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जा रही है। ये हाई स्पीड ट्रेन असम को सीधे कोलकाता के बड़े आर्थिक केंद्र से जुड़ेगी, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। तो संदेश बिल्कुल साफ है, एक तरफ अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाओ और दूसरी तरफ आधुनिक विकास की तेज रफ्तार ट्रेन पर भी सवार हो जाओ। लेकिन एक संतुलित विश्लेषण तभी पूरा होता है जब हम चुनौतियों और आलोचनाओं पर भी नजर डालें। देखिए, गिनीज रिकॉर्ड के लिए डांस का मानकीकरण यानी उसे एक फिक्स रूटीन में ढालना जरूरी है, लेकिन इससे यह खतरा भी है कि लोक कला की जो असली लचीली और सहज आत्मा होती है वो कहीं खो ना जाए। इसी तरह वंदे भारत जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन कुछ स्थानीय समुदाय ये शिकायत भी कर रहे हैं कि ये तेज रफ्तार ट्रेन उनके छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। उन्हें लगता है कि विकास की इस दौड़ में वो कहीं पीछे छूट गए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े विकास को जमीनी स्तर पर समावेशी भी होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मेगा बागरुम्बा सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश नहीं है। नहीं, ये उस उग्रवाद के दौर के मनोवैज्ञानिक अंत का प्रतीक है। ये इस बात का ऐलान है कि बोडो समुदाय ने अपने मुश्किल अतीत को पीछे छोड़ दिया है और एक नए आत्मविश्वास से भरे भविष्य को गले लगा लिया है। अब ढोल की थाप गोलियों की गूंज को हमेशा के लिए दबा देगी और सिफुंग यानी बांसुरी की धुन एक नए सवेरे का, एक नए पुनरुत्थान का गीत गाएगी। और हम अपनी बात को इसी अहम सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जब संस्कृति कूटनीति का एक औजार बन जाती है तो क्या हासिल होता है और क्या खो जाने का खतरा रहता है? बेशक ये आयोजन शांति, एकता और विकास का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, लेकिन ये हमें इस बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब लोक परंपराओं को इतने बड़े वैश्विक मंच पर पेश किया जाता है तो उनकी असलियत का, उनकी आत्मा का क्या होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।